हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो यूकैरियोट्स के अंदर सबसे पहले तो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्रोटिस्ट आते हैं, प्लांट आते हैं, फंजाई आते हैं, एनिमल्स आते हैं। और यूकैरियोट्स में हमें एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है जिसके अराउंड जो मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साथ में यूकैरियोट्स में हमें अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी देखने को मिलते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, गोल्गी अपरेटस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही चलते हैं, जिसको हम प्लाज्मोलेमा भी बोलते हैं। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडीज़ की गई तो उसके लिए हमने मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसी का यूज़ किया गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिलेटेड स्टडीज़ और रिसर्च के लिए, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। तो सिर्फ हमें जो एक ही मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी। देखिए, हर सेल ऑर्गेनेली की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ सेल ऑर्गेनेली, सेल्स और ऑर्गेनिज्म सिमिलर होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की ही बनी होती है। बस कंसंट्रेशन जो है लिपिड्स और प्रोटीन्स का वो अलग अलग हो सकता है। तो आरबीसी में कोई और सेलुलर ऑर्गेनेली तो है नहीं, तो सिर्फ उसकी सेल की जो वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटर मोस्ट वाली, वो ही मिलेगी। तो वो इसलिए मैच्योर मेमेलियन आरबीसी को यूज़ किया गया मेम्ब्रेन रिलेटेड रिसर्च के लिए। अब देखिए, हमने बोला कि सबकी सेम होती है, बट कंसंट्रेशन जो है, रेशियोज़ जो है लिपिड और प्रोटीन का, वो थोड़ा अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आरबीसी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो 52% है, लिपिड्स जो है 40% है। पर वहीं पर अगर हम न्यूरॉन की माइलिन शीथ की बात करें तो वहाँ पर लिपिड कंसंट्रेशन जो है नियरली 80% तक चला जाता है। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हुई, बहुत सारे मॉडल्स आए, बहुत अलग अलग मॉडल्स आए जो बारी बारी डिस्कार्ड कर दिए गए, तो जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है वो है हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे एक्सेप्टेड मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दिया था 1972 में। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने एग्जाम्पल लिया आइसबर्ग्स का सी में, कि आइसबर्ग्स आर लाइक प्रोटीन्स एंड सी जो है जैसे फोस्फोलिपिड्स। जैसे सी पूरा फोस्फोलिपिड का एक ऐसा समंदर है, सी ओशियन है, उसके अंदर समंदर में जैसे आइसबर्ग्स होते हैं कहीं कहीं, वैसे ही प्रोटीन्स हैं फोस्फोलिपिड के इस पूरे समंदर में। या फिर जैसे चाशनी में गुलाब जामुन, शुगर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में गुलाब जामुन रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोटीन्स को, और जो शुगर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लिपिड्स को। स्ट्रक्चर की देखो हम बात करें तो जो फोस्फोलिपिड्स की ऐसे बाई लेयर होती है, दो लेयर हैं। अब फोस्फोलिपिड जो है बाई लेयर में अरेंज्ड है। फोस्फोलिपिड का जो हेड है वो पोलर है और हाइड्रोफिलिक है, और हमेशा आउटसाइड, या तो भले ही साइटोप्लाज्म की साइड, इस साइड साइटोप्लाज्म की साइड, चाहे बाहर बिल्कुल सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, वहाँ पर आउटसाइड की साइड प्रेजेंट होता है। साथ में इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। और जो टेल है, ये नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक है, और आपको इनसाइड मिलती है, टुवर्ड्स इनसाइड। और ये बनी होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। साथ में हमें प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए, हमें दो टाइप्स के प्रोटीन देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईज टू एक्सट्रैक्ट, यानी कि कितने आराम से उनको निकाला जा सकता है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं वो तो मेम्ब्रेन में या तो फुल्ली एम्बेडेड हो सकते हैं ऐसे दोनों लेयर्स के बीच में, या फिर पार्शियली एम्बेडेड भी हो सकते हैं ऐसे इंट्रिंसिक प्रोटीन, और इनको निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इनको एक्सट्रैक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। वहीं पे जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है वो सरफेस के ऊपर होते हैं, साइटोप्लाज्मिक साइड भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर साइड भी हो सकते हैं। इनको निकालना थोड़ा सा इजी होता है कंपैरिजन टू इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इनको हम लोग सरफेस प्रोटीन्स भी बोलते हैं, इजी टू एक्सट्रैक्ट। अब कई बार शुगर म्यूटीज जुड़ जाती हैं प्रोटीन्स के साथ, तो हम उनको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड्स के साथ ऐसे शुगर म्यूटीज जुड़ जाए तो हम उनको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अब जो ये प्रोटीन्स हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, वो लेटरल मूवमेंट शो कर सकती है, ऐसे साइड में लेटरल मूवमेंट्स शो कर सकती है। और जो लिपिड्स हैं वो रेयर होता है, बट कभी कभी ऐसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी, ऐसे ये वाला इस साइड
चला जाए या फिर वो वाला इस साइड आ जाए, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी शो कर सकते हैं, साथ में लेटरल मूवमेंट्स भी शो करते हैं। प्रोटीन्स जो हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो हैं वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो नहीं करता है। साथ में एनिमल सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है जो कि स्टेबलाइज़र का काम करता है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइज़र का काम करता है। प्लांट्स के अंदर अलग टाइप के स्टीरोल्स होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमें एनिमल सेल्स में दिखाई देता है, एनिमल सेल्स में मिलता है। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो फोस्फोलिपिड है वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, क्वैसी फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करता है लिपिड, उसकी वजह से प्रोटीन्स का लेटरल मूवमेंट हो पाता है बाइलेयर में। अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, देखिए अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो तो सिंपल डिफ्यूज़न कर सकते हैं हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन। और कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स जो है, लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हों, पोलर मॉलिक्यूल्स हो, उनको ऐसे डिफ्यूज़न करने के लिए कुछ कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प चाहिए होती है। तो जो ये डिफ्यूज़न है फैसिलिटेटेड बाय कैरियर प्रोटीन्स, इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न यूज़ ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। ये जो है दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब बिना एटीपी के यूज़ किए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट यूज़ ऑफ एटीपी। साथ में हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है, ऑफ कोर्स प्रोटीन्स भी यूज़ होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, बट वहाँ पे जो पॉइंट है वो है वहाँ पे एटीपी का यूज़ होता है, और साथ में जो कंसंट्रेशन है वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। अब हम लोग एक टर्म और सुनते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, सिंपल डिफ्यूज़न की ही बात हो रही है। डिफ्यूज़न ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के आर पार पानी के मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न होना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन इज ऑस्मोसिस। अब हम तुम्हारे दूसरे अगर हम लोग जाएँ स्ट्रक्चर पर, सेल वॉल, जो कि हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है, फंजाई में देखने को मिलता है, कुछ प्रोटिस्ट में भी देखने को मिलता है, एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता है। तो सेल वॉल जो है एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। मान लीजिए ब्लैक वाला सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर प्रेजेंट है सेल वॉल। अब जो सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल जो पहले बनी, जो प्राइमरी सेल वॉल है, अगर जब जो प्लांट सेल है वो मैच्योर हो रही है, तो मैच्योरेशन के बाद जो प्राइमरी सेल वॉल है जो फ्लेक्सिबल थी, जो ग्रोथ को अलाउ कर रही थी, वो थोड़ी सी गायब होने लगती है, डिमिनिशिंग होने लगती है, गायब होने लगती है, यानी कि ब्रेक डाउन होकर आप बोल सकते हैं डिलीट होने लगती है, और उसकी जगह पर सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है। अब जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो रिजिड है और हमेशा सेल मेम्ब्रेन के बाहर बनती है नई सेल वॉल। जो पुरानी सेल वॉल होगी उसके अंदर, बट सेल मेम्ब्रेन के बाहर। अब सेल वॉल का काम क्या है, ये स्पेसिफिक शेप एंड साइज देती है सेल को, साथ में उसे प्रोटेक्ट भी करती है। मैकेनिकल डैमेज से हो गया या फिर कुछ पैथोजेंस का अटैक हो गया तो उनको एक एक्स्ट्रा लेयर क्रॉस करनी पड़ेगी, तो प्रोटेक्शन भी देती है सेल को। तो जो हमारी नई सेल वॉल जब भी बनेगी हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो भी पुराने वाली या फिर प्राइमरी सेल वॉल होगी उसके बीच में बनेगी, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। अगर हम लोग दो सेल को ऐसे देखें, दो प्लांट सेल को, तो जो दो सेल वॉल है उनके बीच में जो एरिया है वो ऐसे फिल है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिडल लेमिला बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से। इसका काम क्या है, ये दो नेबरिंग सेल्स को साथ में कनेक्ट करके रखता है, और जो ये दोनों सेल्स हैं एक दूसरे के साथ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से कनेक्ट होती हैं, और जो ये कनेक्शन है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। अभी देखिए हमने बोला था ना, सेल वॉल तो बैक्टीरिया में भी होती है, फंजाई में भी होती है, प्रोटिस्ट में भी होती है, तो सबका नेचर अलग अलग है।
जिस चीज़ से वो बनी हुई है, जिस केमिकल से वो बनी हुई है, जिस मॉलिक्यूल से वो बनी हुई, वो अलग अलग है। जैसे आर्की बैक्टीरिया में सूडोम्यूरिन से बनी होती है, बट यू बैक्टीरिया में म्यूरिन यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। नाग नाम NAG एंड NAM एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन एन एसिटाइल मिरामिक एसिड। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिनस नेचर की होती है, काइटिन की बनी होती है। एल्गी की सेल वॉल में सेलुलोज मिलता है, गैलेक्टेंस मिलते हैं, मैनन्स मिलते हैं और कुछ कुछ मिनरल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट भी। अब प्लांट्स में एल्गी के अलावा जो अदर प्लांट्स में उनमें सेलुलोज मिलता है, हेमी सेलुलोज मिलता है, पेक्टिन्स मिलते हैं, कुछ कुछ प्रोटीन्स मिलते हैं। फिर अगर हम लोग सेल के अंदर आ जाते हैं, मेम्ब्रेन के बाद हम सेल के अंदर आते हैं तो हमें एक पूरा सिस्टम दिखाई देता है, अलग अलग सेलुलर ऑर्गेनेली साथ में मिलकर एक काम करते हैं। तो जो इन यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर कुछ कुछ ऑर्गेनेलिस करते हैं क्या है, वो साथ में आते हैं, एक दूसरे के साथ फंक्शनली कोऑर्डिनेट करते हैं और हमें मिलता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किस किस ऑर्गेनेली से मिलकर बना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। अब अगर हम बात करें इधर बारी बारी हम देखें, न्यूक्लियस है, उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कंटिन्यू करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो ऐसे रफ सा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला एरिया है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर वाला एरिया है, यानी साइटोप्लाज्म को भी दो में डिवाइड कर दिया। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक पूरा सिस्टम है मेम्ब्रेन्स का, टाइनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स का। अब हमने बोला था कि अगर राइबोसोम्स आ गए तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर राइबोसोम सरफेस पर प्रेजेंट नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है स्टेरॉइड्स बनाना, लिपिड्स बनाना, वहीं पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना एंड सिक्रीशन करना, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। अब उस प्रोटीन को ट्रांजिशन वेसिकल्स में पैक किया और उनको हमारे अगले सेलुलर ऑर्गेनेली के पास भेज दिया। अगर SCR से आ रहा है तो स्टीरॉइड्स और लिपिड्स को पैक किया और उसको भेज दिया गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जो वाला फेस जो हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं सिस या फिर कन्वेक्स या फिर फॉर्मिंग फेस, जहाँ पर ट्रांजिशन वेसिकल और इनकमिंग वेसिकल आकर फ्यूज़ होते हैं। जो दूसरे वाला फेस है वहाँ उसको हम बोलते हैं ट्रांस और कॉन्केव और मैच्योरिंग फेस। अगर हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स अलग अलग सिस्टर्ने को मिलाकर बना है, ऐसे स्टैक्स है सिस्टर्ने का। तो जो एक सिंगल सिस्टर्ने है उसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी भी कह सकते हैं। देखिए, ट्रांजिशनल वेसिकल आया और इसमें फ्यूज़ कर गया और फिर वो ऐसे मॉडिफिकेशंस होती रहती है और चलता रहता है ऐसे इस साइड। इस साइड चलता रहेगा, अलग अलग सिस्टर्ने में जाता रहेगा, मॉडिफिकेशंस होते रहेंगे। कौन सी मॉडिफिकेशंस? ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन। इसमें होता क्या है, इसमें बनाए जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। अब डिपेंडिंग अपॉन द शुगर जो हमने उसके ऊपर ऐड किया होगा, प्रोटीन के ऊपर या लिपिड के ऊपर, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, शुगर को जो हमने ऐड किया है। तो जो लिपिड और प्रोटीन्स हैं उसको उनके टारगेट्स पे भेजा जाता है कि भाई अगर इसको सेल के अंदर रखना है तो इंटरसेलुलर जहाँ का भी वो होगा वहाँ पर भेजा जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर अगर कुछ सिक्रीटरी है तो उसको बाहर भेजा जाएगा, सेल के बाहर भेजा जाएगा। इसके बाद तो फिर वो जो डिस्चार्ज वेसिकल आया, जो सिक्रीटरी वेसिकल आया गोल्गी से, ठीक है, उसके अंदर वो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन या लिपिड है। अब वहाँ पर ठीक है, बाहर वाले को भेज दिया, अंदर अगर किसी सेल ऑर्गेनेली के पास भेजना था तो भेज दिया। कुछ जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो बनाते हैं लाइसोसोम्स। सम वेसिकल्स फ्रॉम गोल्गी मेक लाइसोसोम। अब देखिए, लाइसोसोम्स के अंदर अगर हम बात करें, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसके पास हाइड्रोजन पंप होता है इसकी मेम्ब्रेन में, जो बाहर से साइटोप्लाज्म से अंदर हाइड्रोजन आयंस को पंप करता रहता है। तो एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन गोल्गी अपरेटस। अब लाइसोसोम्स के अंदर जो होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स।
अब जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है हमेशा लो पीएच पर एक्टिवेट होते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन पंप जो है हाइड्रोजन आयंस को अंदर पंप कर रहा है कि अंदर हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ा, यानी कि पीएच कम हुआ। अब अगर हम लोग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की बात करें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अमाइलेज हो गया जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं, न्यूक्लियेजेस हो गया जो न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, लाइपेजेस हो गया जो कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, या फिर प्रोटीएजेस हो गए जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें कि हमें लाइसोसोम नहीं बनाना है, हमने किसी टारगेट पे नहीं भेजना, हमें उसे स्टोर करना है, तो हम स्टोर हाउस के पास भेज देंगे जो कि है वैक्यूल। अब प्लांट्स की जो वैक्यूल है उसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। अब वैक्यूल्स के अंदर क्या क्या स्टोर होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट भी स्टोर हो सकता है, पानी भी स्टोर हो सकता है, सेप भी स्टोर हो सकता है, अलग अलग पिगमेंट्स लाइक एंथोसाइनिन्स भी स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है पंप यूज होता है, वो जो इन पिगमेंट्स को, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनको अंदर पंप करता रहता है और उनका कंसंट्रेशन अंदर बढ़ता रहता है, साइटोप्लाज्म में कम होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोर हाउस है। ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी पंप करता रहता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। साथ में हमें कुछ और कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल्स भी देखने को मिलती है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमें देखने को मिलती है अमीबा में। इसका काम क्या है, ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन कराना, ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन कराना। एक होती है फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल हमें देखने को मिलती है प्रोटिस्ट में। इसका काम क्या है, ये बनती है जब फूड पार्टिकल्स को अंदर इंगल्फ किया जाता है सेल में, तब एक वैक्यूल बनती है प्रोटिस्ट में, जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो ये था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, गोल्गी बॉडीज़ के बारे में पढ़ा, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल। अब हम चलते हैं हमारे अगले सेलुलर ऑर्गेनेली पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे। अब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लेंथ एंड डायमीटर की बात करें तो लेंथ है 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर, डायमीटर है 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर। देखिए, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो जो इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो है, ये ज़्यादा परमीबल होती है कंपैरिजन टू इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे लार्ज पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोरिन्स, पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो इनर मेम्ब्रेन है लेस परमेएबल है एज कंपेरिजन टू आउटर मेम्ब्रेन। साथ में जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम, वो एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं, जो कि हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। साथ में जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड हो जाती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, ऐसे इनफोल्ड हो गई, एंड इन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी जो है इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स है, सरफेस एरिया बढ़ाती है ताकि स्पेस मिले मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, साथ में यहाँ पर जो दो मेम्ब्रेन के बीच का जो ये स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और जो अंदर जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये जो है डेंस होता है काफ़ी, तो होमोजिनस डेंस मैट्रिक्स। शेप की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सोसेज या फिर सिलेंड्रिकल शेप होती है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद में एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है मतलब कि उनके पास अपना खुद का एक डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, और बैक्टीरिया जैसा, प्रोकैरियोट्स जैसा 70s राइबोसोम्स भी है इनके पास खुद का। यानी कि ये अपने ज़्यादातर प्रोटीन ऑलमोस्ट हाफ प्रोटीन खुद बना लेते हैं। अब ऑफ कोर्स अगर पूरे बना पाते तो फिर ये हमारे सेल के अंदर क्यों होते, है ना, ये तो खुद में पूरे सेल सस्टेन होते। तो जो इनके रेस्ट बचे हुए जो हाफ प्रोटीन है वो जो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है वो बनाने में हेल्प करता है। अब जो हमारा अगला सेल ऑर्गेनेली है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो देखने को मिलते हैं हमें ऑटोट्रोफ्स में देखने को मिलते हैं, यूकैरियोटिक ऑटोट्रोफ्स जैसे कि प्लांट्स एंड यूग्लेनोइड्स में देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास प्लास्टिड जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो है कलरलेस, और इनका काम क्या है, फूड को स्टोर करना। इनके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता इसलिए कलर नहीं होता। अब ल्यूकोप्लास्ट में भी हमारे पास बहुत सारे टाइप के हैं, जैसे कि अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट कौन सा फूड स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, स्टार्च हो गया।
एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? प्रोटीन स्टोर करता है। इलेयोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? ऑयल्स एंड फैट्स करता है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर के नहीं होते, नॉन ग्रीन होते हैं। ग्रीन के अलावा बहुत सारे भी कलर होते हैं, जैसे कि रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया। इनका काम क्या है? ये स्टोर करते हैं, इनके अंदर होता है फैट सोलुबल कैरोटिनॉइड्स जैसे कि कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स। वहीं पर हमारे पास जो एक तीसरा प्लास्टिड है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि इस ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट को और डिटेल में देखें तो लेंथ एंड डायमीटर की अगर हम बात करें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की तो इसका लेंथ है 5 to 10 माइक्रोमीटर, डायमीटर है 2 to 4 माइक्रोमीटर। अब जो क्लोरोप्लास्ट का नंबर है ना वो वेरी कर सकता है सेल टू सेल, जैसे कि क्लेमाइडोमोनाज में एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन एल्गी में 20 to 40 पर सेल हो सकते हैं। मीजोफिल सेल्स होती हैं, हमने देखा था एनेटमी में, जैसे कि प्लांट्स में भी देखा था मीजोफिल सेल फोटोसिंथेटिक ग्रीन सेल्स थी जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट थे। तो हमारे यानी कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर भी एक सिंगल सेल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे कंपेयर करने के लिए क्लेमाइडोमोनास जिसमें एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन एल्गी जिसमें 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं पर सेल मीजोफिल सेल्स में। स्ट्रक्चर की बात करें तो अगेन ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अंदर पूरा जो ये वाला एरिया है, जो ये पूरा जो मेम्ब्रेन के इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, जहाँ पर होती है हमारी फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन। अब हमें यहाँ पर ऐसे कॉइन्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं थाइलाकोइड, और जो ये पूरा स्टेक बनता है थाइलाकोइड का जिसको हम बोलते हैं ग्रेनम। अब जो थाइलाकोइड है ये है लाइट रिएक्शन की साइड, और थाइलाकोइड की अगर हम बात करें तो ये फ्लैट है, मेम्ब्रेनस, ऐसे सेक्स खाली ऐसे ब्लैंक स्पेस जैसा होता है। ये अरेंज होते हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे कॉइन्स का ऐसे ढेर बना दिया जाए, पाइल बना दिया जाए, जिसको हम बोलते हैं ग्रेना और इंटरग्रेनल थाइलाकोइड्स। अब पर क्लोरोप्लास्ट 40 to 60 ग्रेनम हो सकते हैं। अब हमें यहाँ पे भी एक ऐसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जो अलग अलग ग्रेनम को कनेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिला। ये फ्री चैनल्स हैं, स्ट्रोमा थाइलाकोइड्स भी बोलते हैं। ट्यूब्स हैं जो कि अलग अलग थाइलाकोइड्स डिफरेंट ग्रेनम के जो होते हैं उनको कनेक्ट करता है। साथ में क्लोरोप्लास्ट में हमें कुछ लिपिड ड्रॉपलेट्स और स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, इनके पास भी खुद का स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। साथ में 70S राइबोसोम्स भी मिलते हैं हमें क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट की जो शेप्स हैं वो भी वेरिएबल हो सकती है, बहुत अलग अलग शेप के देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि डिस्क शेप्ड, कप शेप्ड, लेंस शेप्ड, बहुत सारे अलग अलग शेप्स के अलग अलग ऑर्गेनिज्म में हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल सकते हैं। फिर हम आते हैं हमारे अगले सेलुलर ऑर्गेनेली पर, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम इंजन ऑफ सेल भी बोलते हैं। सबसे पहले जिन्होंने ऑब्जर्व किया था राइबोसोम्स को सेल में, उन साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज पैलेट। इन्होंने ऑब्जर्व किया था 1953 में। राइबोसोम्स का काम क्या है? राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स को हम उनके साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे पैलेट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, पैलेट पार्टिकल्स। और ये जो है ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड बने होते हैं आरएनए एंड प्रोटीन्स के। याद है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली है, बहुत प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था कि 70S है, लार्ज सब यूनिट जो है 50S होती है, स्मॉल सब यूनिट 30S होती है। यही 70S ही हमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिला था। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो 80S होता है, लार्ज सब यूनिट 60S, स्मॉल सब यूनिट 40S। जो हम अभी ये S जो बोल रहे हैं, S का मतलब क्या है? देखिए S जो है स्वेडबर्ग्स यूनिट बोलते हैं हम इसको, या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये जो है इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है डेंसिटी एंड साइज का, इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वरना तो 60 + 40 80 थोड़ी ना होता, 100 होना चाहिए था, 50 + 30 80 होना चाहिए था, 70 थोड़ी ना होना चाहिए था। तो इसलिए जो ये स्वेडबर्ग्स यूनिट है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, ये इनडायरेक्ट मेजरमेंट है डेंसिटी एंड साइज़ का। साथ में
जो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट को जब बाइंड करना होता है ना राइबोसोम की, तो उन्हें मैग्नीशियम आयंस की भी बहुत ज़्यादा हेल्प लगती है। तो मैग्नीशियम आयन जो है वो बहुत असेंशियल है राइबोसोम की सब यूनिट के बाइंड करने के लिए। साथ में हम लोग इनको राइबोसोम्स को ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनली है जिसके अंदर राइबोसोम जो एक ऑर्गेनली है वो प्रेजेंट है ना। तो ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली भी बोलते हैं या फिर सेल का प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना। फिर हम आते हैं साइटोस्केलेटन पे। ये साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन जो है एक नेटवर्क है फिलामेंटस प्रोटीन्स जैसे स्ट्रक्चर का। प्रोटीन्स होते हैं, फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनका एक नेटवर्क है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर। इसका काम क्या है कि प्रेजेंट क्यों है? इसका काम है सेल को एक शेप और सपोर्ट देना। हमारे पास नॉर्मली 3 टाइप के साइटोस्केलेटन में हमें ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, सबसे बड़े होते हैं, लार्जेस्ट डायमीटर होता है 25 नैनोमीटर का। साथ में माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हमें सीलिया एंड फ्लैजिला में भी देखने को मिलते हैं, यही वाले यूकैरियोट्स के में, यूकैरियोट्स के सीलिया एंड फ्लैजिला भी हम पढ़ेंगे, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है एक्टिन प्रोटीन, जैसे कि हमें मसल्स में भी देखने को मिलता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन एंड मायोसिन, तो वो वाला एक्टिन, तो माइक्रोफिलामेंट है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये बास्केट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होता है। इनका साइज जो है इंटरमीडिएट है, 8 to 12 नैनोमीटर है। माइक्रोफिलामेंट्स जो है उनका स्मॉलेस्ट साइज है 6 to 7 नैनोमीटर। अगर हम लोग साइज का कंपेरिजन करें तो सबसे बड़े माइक्रोट्यूब्यूल्स, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, देन माइक्रोफिलामेंट्स, तो याद रखना हमें ये सीक्वेंस, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट एंड माइक्रोफिलामेंट्स। देखिए अभी हम बात कर रहे थे ना सीलिया एंड फ्लैजिला की, तो सीलिया एंड फ्लैजिला क्या है? सीलिया एंड फ्लैजिला जो है हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की, हेयर लाइक आउटग्रोथ मूवमेंट में हेल्प करती है। तो सीलिया जो है वो स्ट्रक्चर में स्मॉल होता है कंपैरिजन टू फ्लैजिला, एंड सीलिया जो है ऐसे और लाइक मूवमेंट करता है, यानी कि कोऑर्डिनेटेड वे में बहुत सारे सीलिया एक बार में प्रेजेंट होते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में ऐसे मूव करते हैं, जिसकी वजह से काम करते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है सेल का या फिर सराउंडिंग फ्लूइड का, या तो सेल का या सराउंडिंग फ्लूइड का। सीलिया जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर में थाउजेंड्स तक हो सकते हैं। फ्लैजिला जो है वो लॉन्गर होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मूवमेंट के लिए, अकेले भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। फ्लैजिला जो है कम होते हैं नंबर में, और सीलिया जो है हमें सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं, यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। सीलिया जो है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, सीलिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। साथ में जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला था वो सेल मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता, हमें याद रखना है, बट यूकैरियोटिक फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है। अब याद है हमने फ्लैजिला के 3 पार्ट पढ़े थे, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। अभी हम लोग एक अरेंजमेंट पढ़ेंगे। तो देखिए ये सबसे बाहर हो गई सेल मेम्ब्रेन, सबसे बाहर हो गई सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर हमें ऐसे डबलेट्स में ऐसे 1 2 डबल में ऐसे हमें 9 डबलेट्स देखने को मिलते हैं, जो कि बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, स्पेसिफिकली ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के। अब ये आपस में जिससे जुड़े होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज, जो लिंक करते हैं इनको, किससे बने होते हैं? नेक्सिन प्रोटीन के बने होते हैं इंटर डबलेट ब्रिज और लिंकर्स। अब हमें ये रेडियस पे ऐसे स्पोक्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक, 9 डबलेट 9 रेडियल स्पोक, ठीक है। अब अंदर इधर सेंट्रल शीथ के अंदर भी हमें ऐसे 2 सिंगलेट्स देखने को मिलते हैं। ये डबल्स में नहीं है, ये वाले ट्यूबुलिन प्रोटीन डबल्स में नहीं है, बाहर वाले पेरिफेरी वाले डबल्स में थे, अंदर वाले सिंगल्स में है। इनको हम बोलते हैं इंटर सिंगलेट, ये होते हैं सिंगलेट्स, इधर सिंगलेट्स 2 होते हैं, और इनको जो जोड़ रहा है प्रोटीन उसको हम बोलते हैं इंटर सिंगलेट ब्रिज, ठीक है। अब
फिर से हमने फ्लैजिला में 3 पार्ट की बात करी थी ना, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। तो जो हुक एंड फिलामेंट है उसमें तो ये 9 प्लस ये 2, 9 + 2 अरेंजमेंट होता है। बट जो बेसल बॉडी होती है उसमें 9 + 0 अरेंजमेंट होता है, यानी कि उसमें ये सेंट्रल वाला पार्ट नहीं होता है, ये खाली होता है। 9 + 0 अरेंजमेंट होता है, बाकी 9 + 2 अरेंजमेंट है हुक एंड फ्लैजिला में। और अगर आपसे फ्लैजिला का पूछा जाए तो आपको फ्लैजिला में और सीलिया में बोलना है 9 + 2 अरेंजमेंट। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सेल ऑर्गेनली, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की, उसी के अंदर। अब देखिए सेंट्रोसोम जो है इसके कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो सेंट्रोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस। साथ में ये हमें प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में नहीं मिलते हैं, हायर प्लांट्स में देखने को नहीं मिलेंगे, तो एनिमल्स में हमें आराम से देखने को मिलते हैं। इसके अंदर ही सेंट्रोसोम के अंदर जो है ऐसे बाहर जो है स्पेस जो है थोड़ा सा ऐसे अमॉर्फस जैसा होता है, थोड़ा सा डार्क जैसा हमें स्टेन्ड देखने को मिलता है अगर हम लोग स्टेनिंग करें, तो इसको हम बोलते हैं अमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर स्पेस। और इसके अंदर एक सेंट्रोसोम के अंदर हमें 2 सेंट्रियोल्स देखने को मिलते हैं, 2 सेंट्रियोल्स, एंड दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। अब जो ये सेंट्रियोल्स है ना, ये कार्टविल लाइक अरेंजमेंट दिखाते हैं, कार्टविल लाइक अरेंजमेंट। देखिए सीलिया एंड फ्लैजिला में हमने 9 + 2 अरेंजमेंट की बात करी थी, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेसल बॉडी वाला 9 + 0 अरेंजमेंट सेंट्रियोल्स में। यहाँ पर भी कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, ये तो सेंट्रोसोम के अंदर है और सेंट्रोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सेंट्रियोल्स में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अब यहाँ पर हम लोगों ने बोला था ट्यूबुलिन प्रोटीन के ऐसे डबलेट्स हैं, पर यहाँ पर हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन के ट्रिपलेट्स हैं, 9 ट्रिपलेट्स, जो इनको जोड़ रहा है प्रोटीन इंटर ट्रिपलेट ब्रिज, ठीक है। अंदर सेंटर में हमारे पास सिंगलेट्स नहीं है, ऐसे एक सेंट्रल हब है, साथ में जो ऐसे स्पोक्स जैसे स्ट्रक्चर जो रेडियस पर हैं इनको हम बोलते हैं रेडियल स्पोक्स। सो 9 रेडियल स्पोक्स आर देयर एंड दिस अरेंजमेंट इज 9 + 0 अरेंजमेंट। फिर हम आते हैं हमारे अगले सेल ऑर्गेनेली पर, माइक्रोबॉडीज़ पर। देखिए माइक्रोबॉडीज़ क्या होता है, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड छोटे छोटे माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं, इनके अंदर अलग अलग एंजाइम्स होते हैं और हमें बहुत प्लांट एंड एनिमल में देखने को मिलते हैं। हम ना 2 माइक्रोबॉडीज़ का एग्जाम्पल्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारे पास परोक्सीसोम, जिनको हम यूरिकोसोम्स भी बोलते हैं। इनके अंदर जो एंजाइम होता है वो होता है परोक्सीडेज, उसी को हम बोलते हैं कैटालेज, परोक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम। इसका काम क्या है, ये H2O2 जो सुपर ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो बनता है, उसको डिग्रेड कर देता है वाटर एंड ऑक्सीजन में, क्योंकि H2O2 जो है हमारी सेल के लिए टॉक्सिक है, तो ये उसको डिग्रेड कर दे के बना देता है वाटर एंड ऑक्सीजन। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है परोक्सीसोम। प्लांट्स में हमें ये बहुत ज़्यादा इनका काम देखने को मिलता है फोटो रेस्पिरेशन में, C2 साइकिल में। ये एनिमल्स की भी अगर हम लोग बात करें तो जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है ना फैट्स का, उसमें इन्वॉल्व होते हैं परोक्सीसोम्स, कैटालेज एंजाइम, परोक्सीडेज एंजाइम। ग्लाइऑक्सीसोम्स हमें देखने को मिलते हैं सिर्फ प्लांट्स में, और प्लांट्स में भी अगर हम लोग स्पेशली बात करें तो फैटी सीड्स में, ठीक है, एनिमल्स में नहीं है। ये आप कह सकते हैं मोर मॉडिफाइड परोक्सीसोम्स हैं, मोर मॉडिफाइड परोक्सीसोम। इनके अंदर एक साइकिल होती है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में फैट को जो है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है एंजाइम्स की हेल्प से। फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब जनरली जो यूकैरियोटिक सेल होती है ना, हर सेल में एटलीस्ट एक न्यूक्लियस तो होता ही होता है। हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस है जो हम पढ़ते भी हैं, जैसे कि हमारी मैच्योर आरबीसी जो है मैमल्स की, या फिर जो सीव ट्यूब एलिमेंट है मैच्योर फ्लोएम के, उनके अंदर तो होता ही नहीं है। बट अगर हम लोग पैरामीशियम को देखें तो पैरामीशियम में तो एक्स्ट्रा है, ट्यून न्यूक्लियस है। अगर हम लोग न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और जगह जगह से यहाँ पे कई जगहों पर मेम्ब्रेन जो है डिसकंटिन्यूअस होती है, तो ऐसे पोर जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर किस काम आते हैं, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। बाई डायरेक्शनल मतलब न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म तक, न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर कुछ ले जाना हो तो दोनों, जैसे कि आरएनए एंड प्रोटीन्स। एमआरएनए बनता न्यूक्लियस में है बट उसको साइटोप्लाज्म में ले जाया जाता है जहाँ पर प्रोटीन्स बनते हैं।
अलग अलग एंजाइम बनते हैं। तो जो जो एंजाइम्स, जो प्रोटीन्स न्यूक्लियस में यूज़ होने होते हैं, फिर उनको साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस भी लाया जाता है। ये बनता है जहाँ पर मेम्ब्रेन एक दूसरे से ऐसे फ्यूज़ हो जाए और डिसकंटिन्यू हो जाए फॉर फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। और जो दो मेम्ब्रेन का बीच का स्पेस है उसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अगर हम साइज़ की बात करें तो 10 to 50 नैनोमीटर। अब जो इसके अंदर वाला जो पार्ट है, जो लिक्विड जैसा जो पार्ट हमें देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर। साथ में हमें एक ऐसे डेंस अलग से स्फेरिकल स्ट्रक्चर और एरिया देखने को मिलता है न्यूक्लियस में, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं न्यूक्लियस में। जो न्यूक्लियोलस होते हैं उनको हम आरआरएनए फैक्ट्री भी बोलते हैं। इनका कोई मेम्ब्रेन खुद का नहीं होता है, मेम्ब्रेनलेस होते हैं, आरआरएनए फैक्ट्री। अगर हम लोग बात करें जेनेटिक मटेरियल की, जो न्यूक्लियस के अंदर हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन की फॉर्म में। क्रोमेटिन बना किस चीज़ का है? क्रोमेटिन के अंदर हमें, क्रोमेटिन जो है एक न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसमें हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स में मिलते हैं, जैसे कि डीएनए हो गया हमारा, थोड़ा बहुत आरएनए भी मिलता है, साथ में प्रोटीन्स भी है, जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, जो कि क्रोमेटिन जब हम बनाते हैं डीएनए के थ्रेड से, पूरा पैकेजिंग जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने हिस्टोन प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पढ़ते हैं। तो एक न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसके क्रोमेटिन के अंदर डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। जो क्रोमेटिन टर्म दिया था, ये दिया था हमारे साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने। और क्रोमेटिन को हम लोग बेसिक डाई के साथ स्टेन कर सकते हैं। अगर हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखना हो तो हमें बेसिक डाई के साथ स्टेन करना पड़ेगा क्रोमेटिन को। फिर हम लोग अब अगर क्रोमेटिन की या जेनेटिक मटेरियल की बात कर ही रहे हैं, तो हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। देखिए, मान लीजिए हमें पता है क्रोमोसोम एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर एक। तो जो ये दो क्रोमेटिड्स हैं वो ज्वाइन कर एक ऐसा एक्स शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो जो ये एक एक्स शेप्ड क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड हैं, इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये साथ में बीच में एक एरिया से जहाँ से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर ये होती है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ऐसे प्राइमरी मतलब पहली कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है, जहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ जॉइंट है, जुड़े हुए हैं। इनके बाहर, इस सेंट्रोमियर के बाहर हमें एक ऐसे प्रोटीनेशियस डिस्क जैसा स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है सेंट्रोमियर के बाहर, सेंट्रोमियर को सराउंड करते हुए, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। सेल डिवीज़न के टाइम पर जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं वो इसी काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। अभी देखिए, हमने सेंट्रोमियर को बोला था ना प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। हमने प्राइमरी क्यों बोला, सिर्फ कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों नहीं बोल दिया? कुछ डीएनए पर होता है क्या है, हमारे पास एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन भी बोलते हैं, NOR। इस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद हमें देखने को मिलता है सैटेलाइट। हर क्रोमोसोम पे नहीं होता है, कुछ पर होता है सैटेलाइट। जो ये सैटेलाइट है, स्मॉल नॉन स्टेनिंग रीजन है, स्टेन नहीं हो पाता है, स्मॉल नॉन स्टेनिंग रीजन है। और बना किससे हुआ है? हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस से बना हुआ है। और वो रिपीटेटिव सीक्वेंस भी एडेनिन एंड थाइमिन ज़्यादा होता है उस सीक्वेंस में। तो क्रोमोसोम्स की अगर हमें बेस्ट स्टडी करना हो तो हम लोग स्टडी करते हैं मेटाफेज पे, उसकी मॉर्फोलॉजी का अगर बेस्ट स्टडी करना हो। पर अगर हमें स्पेसिफिकली क्रोमोसोम की शेप अगर स्टडी करनी हो तो हम लोग स्टडी करते हैं सेल साइकिल के एनाफेज पे। और याद है हमने जीनोम के बारे में पढ़ा था। तो जीनोम क्या होता है? जीनोम होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए गैमेट, या फिर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए सेल, हैप्लॉइड सेट, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स जो हैं उनको भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स में बांट देते हैं। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो अगर मैं इसको एक सेंट्रल लाइन मान लूँ अभी के लिए, तो वो वाला क्रोमोसोम जिसमें ऊपर वाली आर्म और नीचे वाली आर्म ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि सेंट्रोमियर बीच में, उसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अभी जो सेंट्रोमियर है थोड़ा सा एक साइड मूव कर गया, तो एक साइड की जो आर्म्स है थोड़ी सी छोटी हो गई कंपैरिजन टू दूसरे साइड की आर्म। तो छोटी आर्म को हम लोग P बोल रहे हैं और बड़े वाली को Q बोल रहे हैं। तो P आर्म जो है वो छोटी है और Q आर्म जो है वो बड़ी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर जो है थोड़ा सा ही मूव किया है सेंटर से। अगर सेंट्रोमियर बहुत ज़्यादा मूव कर जाए और जो शॉर्ट आर्म है वो कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट होगी, हमें प्रोमिनेंटली अच्छे खासी दिख रही है कि वो शॉर्ट है बहुत ज़्यादा,
टी आर्म बहुत छोटा है और क्यू आर्म जो है लॉन्ग आर्म बहुत लंबा है। तो इसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। जो सेंट्रोमियर है वो सब टर्मिनल हो जाता है, यानी एग्जैक्ट टर्मिनल पे नहीं पहुंचा है पर ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर क्या होगी, सेंट्रोमियर बिल्कुल ही टर्मिनल पे पहुंच जाए, बिल्कुल ही एक एंड पे पहुंच जाए, उस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर जो है टर्मिनल पर आ गया, बिल्कुल टर्मिनल पे। साथ में हमें एक और टर्म का याद रखना है, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है? एक सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, अगर हम उन सब का मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अगर एक साथ देखें तो उसको हम बोलते हैं कैरियोटाइप ऑफ सेल, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।